हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद चंद्रा में। मैं हूं चंद्रभान और आज हम लोग बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी संविधान की प्रस्तावना पर और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रस्तावना को मैंने पूरी डिटेल से पढ़ाया हुआ है। कोशिश की है कि आपको प्रस्तावना में वो चीज़ें सारी चीज़ें मिल जाएं जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं और कोई भी चीज़ छूटे ना। तो इसी प्रकार हम संविधान की विशेषताओं की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण वीडियो हो जाएगा क्योंकि संविधान की जितनी भी सारी की सारी बातें हैं, खास जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को तो विशेषताएं कहते हैं और ये सभी की सभी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें, लास्ट तक देखें और देखने के बाद आप कमेंट्स में ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो संविधान की विशेषताओं के देखिए इतने मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, लगभग मैंने 15 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना है और बहुत सारी बातें जो मैं बताऊंगा उनको आपको नोट डाउन भी करना है, नोट भी करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसे भी होंगी, हो सकता है मैं इस बोर्ड पर मेंशन ना करूं, इसलिए आपको क्या करना है कि आप डायरी पेन लेकर के, अपना रजिस्टर पेन लेकर के जरूर बैठे ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप नोट कर सकें, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो पहला पॉइंट क्या है भारतीय संविधान की विशेषताओं में कि भारतीय संविधान विशाल है, विस्तृत है, निर्मित व लिखित संविधान है। तो मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पर ले ली हैं। कई किताबों में आपको मिलेगा विशाल, विस्तृत, निर्मित व लिखित संविधान। तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातों को एक साथ ले लिया है। विशाल का मतलब हमारे देश का संविधान जो है, भारतीय संविधान बहुत बड़ा है। विस्तृत है, बहुत ही व्यापक है, इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है। निर्मित है व लिखित है, ठीक है। तो दुनिया में अगर बात करें लिखित संविधान की, तो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? इंडिया का है, भारत का है, ठीक है। तो ये लिखित संविधान है। लिखित इसलिए कहा गया है क्योंकि कई देशों का जो संविधान है वो अलिखित भी है, इसलिए हम यहाँ पर लिखित संविधान इसको कह रहे हैं। यहीं पर अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है, या एक प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है इस तरह से, दूसरा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों का आंसर होगा अमेरिका। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान, जहां के संविधान पर मात्र 7 अनुच्छेद हैं, वो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का। और सबसे पहला लिखित संविधान की अगर बात करेंगे तो वो भी अमेरिका का है। अलिखित की बात करेंगे तो ब्रिटेन। तो निर्मित है, निर्मित इसलिए कहा गया चूंकि हमारे देश के संविधान को निर्मित किया गया है, इसका निर्माण किया गया। और इसका निर्माण किसने किया था, अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमारे देश के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। कुल मिलाकर के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। विशाल है, बड़ा है। अब कई बार ये आलोचक ये आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान बहुत ही बड़ा है, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। अर्थात वकील तरह तरह की बातें निकाल करके क्या करते हैं कि अपनी कमाई करते हैं। इतना बड़ा संविधान है, बड़ा ही जटिल संविधान है, इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान इतना बड़ा कैसे हो गया। उसका कारण यह है कि अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें जहां पर सिर्फ 7 अनुच्छेद हैं, लेकिन दोस्तों वहां संघात्मक सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि वहां का संघीय जो संविधान है, केंद्र का जो संविधान है वो अलग है और राज्यों का अपना अलग संविधान है, इसीलिए वो बड़ा नहीं है। लेकिन हमारे देश के संविधान के बड़े होने का कारण यह है कि हमारे देश में संघ अर्थात केंद्र और राज्य तथा न्यायपालिका और यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन जिसे हम ग्राम पंचायती व्यवस्था कहते हैं, उन सभी का जो उल्लेख है, सभी का वर्णन जो है हमारे देश के कई संविधान में किया गया है, इसलिए ये बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका रूप जो है वो विस्तृत हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कारण था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह आंशिक रूप से लागू हुआ था और इसी दिन हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। बाद में हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। तो ये इसकी एक खास विशेषता है हमारे भारतीय संविधान की कि ये विस्तृत है, निर्मित है व लिखित संविधान है। दूसरी विशेषता की अगर बात करते हैं तो प्रस्तावना।
हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान की समूची बातें, जितनी भी बातें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये कह सकते हैं कि संविधान की जो मूल भावना है उसको वर्णन करने का काम हमारे देश की उद्देशिका या प्रस्तावना करती है। अगर आप भारतीय संविधान को जानना चाहते हैं तो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानना पड़ेगा। अगर उसको आप जान जाते हैं तो आप संविधान की मूल भावना को आराम से जान जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से समझ जाएंगे। प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था वहाँ से और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें मुख्य जो बातें हैं, पंथ निरपेक्ष अर्थात राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, समाजवादी व्यवस्था होगी यहाँ पर। समाजवादी का मतलब ये है कि जो भारत में जो भी संसाधन है उन सभी का बंटवारा बराबर सभी नागरिकों में किया जाएगा। प्रभुत्व संपन्न है, अपनी आंतरिक मतलब अपनी सीमा रेखा के अंदर अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। किसी भी प्रकार का कोई भी देश बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसी है, लोकतंत्रात्मक है, डेमोक्रेटिक है। तो ये भी एक तरीके की भारतीय संविधान की विशेषता है, प्रस्तावना। तो ये दूसरी विशेषता होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरी विशेषता की, संसदीय शासन प्रणाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? ये जो प्रणाली है वो दो प्रकार की होती है। एक कौन सी है? एक है अध्यक्षात्मक और है। ठीक, तो अगर अध्यक्षात्मक की बात करेंगे, ठीक है, तो अध्यक्षात्मक जहां का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। जैसे अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान में जो संसदीय प्रणाली वहाँ भी है, लेकिन वहाँ का मुख्य जो वास्तविक प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को वहाँ की जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अर्थात हमारे देश में संसदीय शासन तो है, संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके की है, जहां पर अध्यक्षात्मक नहीं है। राष्ट्रपति नाम मात्र का सिर्फ राजा होता है, नाम मात्र का राष्ट्रपति होता है, वास्तविक प्रधान नहीं होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है। जिस तरह ब्रिटेन का सम्राट होता है, उसी तरह हमारे देश का राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र का एक शासक होता है, जिसके पास शक्तियां मंत्रिपरिषद की अपेक्षा बहुत ही कम होती हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करता है। इस बात को भी संविधान में मेंशन किया गया है। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से ली गई है। हमारे देश का राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की तरह तो होता है, लेकिन एक अंतर ये है कि वहाँ का सम्राट वंशानुगत होता है, लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन होता है। ये फर्क है। ठीक है, ये फर्क है। संसदीय शासन प्रणाली में एक सिस्टम ये होता है कि यहाँ निर्वाचन होते हैं और जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव करती है, हमारे देश में जो लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, वो होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में लागू है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता होगी। अगली विशेषता की बात करें तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, कह सकते हैं संविधान का हृदय है। और देश के जितने भी नागरिक हैं उन सभी के मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। और ये मूल अधिकार जो हैं, ये मूल अधिकार जो हैं नागरिकों को राज्यों के विरुद्ध मिले हुए हैं, अर्थात जो मौलिक अधिकार है नागरिकों को, उनका उल्लंघन जो है वो राज्य सरकार नहीं कर सकती, राज्य नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 में हम जब बात करते हैं तो मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट की बात की गई है। तो 12 से 35 में हम लोग पढ़ेंगे, भाग 3 की बात करते हैं, तब मूल अधिकारों की बात करते हैं, और अनुच्छेद 12 से 35। तो ये फंडामेंटल राइट्स से कुल मिलाकर के, शुरू में अगर बात करें मूल संविधान में कुल मिलाकर के 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 19 ईस्वी में। और जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके अब क्या किया गया है, 300 के काम में एक विधिक अधिकार के रूप में दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने बचे हैं? 6 मूल अधिकार बचे हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ओके, यहां पर हम एक बात और कर लेते हैं। जैसे हम पहले पॉइंट की बात कर रहे थे, यहां पर अगर मैं एक सवाल आपसे करूं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने भाग हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं,
ठीक, तो एक सब प्रश्न तो ये होगा कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या कितने भाग हैं या कितनी अनुसूचियां हैं, एक प्रश्न ये बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने अनुसूचियां थी, कुल कितने भाग थे मूल संविधान में। एक तरीके ऐसे पूछा जाएगा। अगला सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस दौरान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कुल कितनी अनुसूचियां और कुल कितने भाग थे। तो दोस्तों इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आज भी अंतिम अनुच्छेद कौन सा है, 395। अंतिम भाग कौन सा है, 22वां, अर्थात कुल 22 भाग हैं। अगर बात करेंगे अनुसूचियों की तो अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है, 12। लेकिन मूल संविधान में अगर पूछ ले तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8। ओके, बाद में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। जो आपकी 10वीं अनुसूची है ये आपकी 1985 में जोड़ी गई। ओके, इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में, ये 73वां संविधान संशोधन किया गया इसके लिए। फिर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 1993 में 74वें संविधान संशोधन को द्वारा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन प्रश्न अगर ये कर दे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8, या प्रश्न ये पूछ ले कि जब संविधान लागू हुआ था तब संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो 8। दोनों तरीके से आंसर होगा 8। लेकिन सिर्फ ये पूछ ले कि कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो फिर आंसर क्या होगा, 12। वैसे अगर गणना के अकॉर्डिंग अगर अनुच्छेदों की बात करें तो वर्तमान में 465 के ऊपर अनुच्छेद हैं गणना के आधार पर। ये ऐसे कैसे बढ़ जाते हैं, इस तरीके से ए बी करके उपखंड जोड़ करके क्या किया गया, अनुच्छेद बढ़ा दिए गए। लेकिन अंतिम जो अनुच्छेद है वो 395 ही है। तो अगर हम एक तरफ से गिनती करेंगे, उपखंड को भी जोड़ेंगे तो 465 हो जाएंगे गणना के आधार पर। लेकिन अंतिम अनुच्छेद कौन सा होगा, 395 ही होंगे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा समझिए। भाग की बात करें तो भाग वर्तमान में 25 भाग हैं। 25 भाग हैं जिसमें से 4 भाग जोड़ा गया, 4 और भाग जोड़े गए। पहले 2 भाग हटा दिए गए, भाग 7 और भाग 9, तो बचे 20। उसके बाद फिर क्या किया गया कि 5 भाग और जोड़ दिए गए, जैसे 4 का ए हो गया, इसके बाद 9 का ए, 9 का बी, इस तरीके से 5 और जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर के हो जाते हैं कितने, 25। तो यहाँ पे वही बात लागू होती है कि का करके या कैपिटल ए करके कैपिटल बी करके अगर भाग को बढ़ा दिया गया है तो कहीं ना कहीं, जैसे हम भाग 4 की बात करें तो भाग 4 का एक खंड हो गया भाग 4 का, लेकिन वो माना जाएगा भाग 4 ही। लेकिन वो खंड अगर जोड़ेंगे तो फिर 2 अनुच्छेद हो गए, एक 4 हो गया और एक 4 का हो गया, मतलब 2 भाग हो गए। अब इसी तरीके से अनुच्छेदों में भी हुआ है, इसी तरीके से भागों में भी हुआ है। तो कुल मिलाकर के गणना के आधार पर अगर देखेंगे तो कितने भाग हैं, 25। लेकिन वैसे अंतिम भाग जो है वो 22 ही है। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके के प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। ओके, मूल अधिकारों की हमने बात कर ली। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 और अनुच्छेद कितना है, 36 से 51। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है और ये मोस्टली किसके लिए है, ये राज्य के लिए है। राज्य के लिए कैसे है कि अगर कोई भी कानून बनाता है, चूंकि नागरिकों के लिए बनाए जाएंगे, तो अगर कोई भी कानून राज्य बनाता है तो इन नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान किए गए हैं उनको ध्यान में रख करके ही कानून बनाएगा। संविधान निर्माताओं का विशेष उद्देश्य ये था इसको संविधान में जोड़ने का कि राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। राज्य का उद्देश्य होना चाहिए वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जहां के नागरिक, उस राज्य के नागरिक खुशहाल हों, अच्छे से जीवन जी रहे हों, कल्याणकारी जीवन जी रहे हों, सरकार वहाँ की कल्याणकारी योजनाएं ला रही हो। तो कल्याण करना, नागरिकों का कल्याण करना ही राज्य का परम उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर कोई भी कानून, कोई भी योजना बन रही है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकारें
क्या करती हैं, अपना कानून बनाती हैं। ठीक है, तो भाग 4 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये भी हमारे संविधान की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है। मूल कर्तव्य की बात करें तो यहां से बहुत अच्छा प्रश्न ये बनेगा, पूछा जाएगा कि क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे, तो आंसर क्या होगा, नहीं। मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है भाग 4 का क करके। ठीक है, और कुल मिलाकर के कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, उनकी सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि बाद में इनको जोड़ा गया है भाग 4 के क में। ठीक है, और मूल कर्तव्यों, ये वैसे आप लोग ये मत सोचिए कि मैं शॉर्ट में सबको बताता चला जा रहा हूं। ये बताने के बाद मैं एक एक को अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। जैसे मूल अधिकार का वीडियो पूरा डिटेल से मिलेगा आपको, सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपको डिटेल से मिलने वाले हैं। अभी हम सिर्फ विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम इनकी जो चर्चा है वो संक्षिप्त रूप में करके ले रहे हैं। तो मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाए गए। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, सन 2002 में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक बालक और प्रतिपाल्य, प्रत्येक बालक के अभिभावक और उनके प्रतिपाल्य का ये कर्तव्य होगा। और कितने उम्र के 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध जो है उनको करना पड़ेगा। ये बात जो है ये कर्तव्य होगा उनका, अभिभावकों का और बच्चों के प्रतिपालकों का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर सकें, उनको शिक्षा देने में वो मदद कर सकें। तो ये 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे तो ये आयरलैंड से लिए गए। हालांकि मैं जो संविधान, हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, उनका वीडियो भी इसके बाद वाला वीडियो में वही बनाऊंगा। ठीक है, अगला है स्वतंत्र निष्पक्ष व एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र निष्पक्ष व एकीकृत न्यायपालिका, तो यहां पर देखिए हमारे देश में समस्या क्या हो सकती है कि संघ और राज्य के बीच में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन विवादों के समाधान के लिए देश में न्यायपालिका का गठन किया गया। ठीक है, तो न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका का काम है कि संघ और मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य अगर किसी भी प्रकार का किसी भी विषय पर कोई विवाद होता है तो उनको समाधान करने का काम कौन करता है, न्यायपालिका करती है। यह स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, निष्पक्ष है, किसी को देख करके निर्णय नहीं करती है, निष्पक्ष है, किसी के दबाव में नहीं है, स्वतंत्र है और एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है कि जैसे एक दिशा में पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, इस तरीके से हम देखते हैं कि एक एकीकृत प्रणाली के तहत हमारी न्यायपालिका काम करती है। तो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है व एकीकृत न्यायपालिका भी हमारे संविधान की एक खास विशेषता है। आगे बात करते हैं नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। अब देखिए यहां निष्पक्ष व एकीकृत न्यायपालिका की अगर बात करें तो इसका एक काम और भी है। जो संविधान है और संविधान के अंदर जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण करने का काम भी, उनका पुनरावलोकन करने का काम भी कौन करता है, यही न्यायपालिका करती है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिए। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। नम्यता का मतलब लचीलापन, अनम्यता का मतलब कठोर। तो हमारे देश का संविधान कैसा है, लचीला है या कठोर है? तो हमारे देश का संविधान लचीला भी है, समय समय पर लचीला भी है और समय समय पर कठोर भी है। इसीलिए संविधान को जीवित दस्तावेज कहा गया है। चूंकि परिस्थितियों के, देश काल की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संविधान अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। ये हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी खूबी है। अपने जैसी परिस्थितियां होंगी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान इतना व्यवहारिक है कि ये कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। अगर कभी ऐसी बात कोई आती है तो संविधान बुरा नहीं होगा बल्कि व्यक्ति बुरा होगा। तो संविधान कभी भी बुरा नहीं हो सकता है, बल्कि उसको मानने वाले जो लोग हैं वही बुरे
हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने आप में परिवर्तन करने की भी कला है। संविधान संशोधन करके हम परिवर्तन भी करते हैं देश काल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो नम्यता मतलब लचीलापन भी है। लचीलापन कैसे? जैसे अगर हमारे संविधान में संशोधन करना हो तो साधारण बहुमत के आधार पर बहुत ही आसानी से हम क्या करते हैं कि संशोधन कर देते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। दोनों लोकसभा से और राज्यसभा से बड़ी आसानी से पास हो जाता है। जो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित करने वाले विषय होते हैं, बहुत आसानी से वो पास हो जाते हैं। लेकिन हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था भी है कि 2/3 बहुमत के आधार पर हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। इसके अलावा एक विशेषता और भी है कि 2/3 का विशेष जो 2/3 बहुमत है, उसके साथ साथ हमें आधे राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ता है। तो ये देखिए थोड़ा कठिन काम हो गया, ठीक है, कठिन काम हो गया। तो यहाँ पर हमारा संविधान कैसा है, लचीला भी है और कठोर भी है। ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पर आप उसको परिवर्तित कर दें, और ऐसा भी नहीं है कि वो परिवर्तित ही ना हो। तो दोनों चीज़ों का मिश्रण है, अनोखा मिश्रण है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना खूबी से, कितना बेहतरीन तरीके से हमारे संविधान का निर्माण किया है। भले लोग ये कहें कि संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, लेकिन हूबहू नहीं ली गई हैं। वहाँ के संविधान में जो कमियाँ थी उनको सुधार करके अपने देश काल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संविधान में उनको रखा गया है, बदल करके रखा गया है, हूबहू वैसा ही नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है हमारा संविधान। ये एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता की बात करेंगे तो केंद्राभिमुख संविधान है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। कई बार स्टूडेंट को ये परेशानी होती है कि हमारे देश का संविधान कैसा है, संघात्मक है या एकात्मक है। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा संविधान जो है वो जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स है, जो अपने आप में देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तन कर लेता है। तो संघात्मक है, लेकिन अमेरिका की तरह नहीं है। जैसे अमेरिका में राज्यों का अपना अलग संविधान होगा, केंद्र का अपना अलग संविधान होगा। इसका मतलब यह है कि केंद्र की शक्तियां अलग, राज्य की शक्तियां अलग। हमारे यहाँ भी ऐसा प्रावधान है, शक्तियों का विभाजन है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि जो भी शक्तियां हैं वो केंद्र की तरफ झुकी हुई रहती हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा भी है कि हमारे संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ठीक है। तो संघात्मक का मतलब क्या है, जहां शक्तियों का विभाजन हो, ठीक है, जहां शक्तियों का विभाजन हो, स्वतंत्र न्यायपालिका हो। ऐसा लगेगा कि राज्य अपने लिए कुछ अलग कानून बना सकते हैं, केंद्र स्वतंत्र है, अपने लिए कानून बना सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो शक्तियों का बंटवारा हुआ ना, यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन संघात्मक अमेरिका की तरह नहीं है। हमारे यहाँ शब्द यूज किया गया है यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात यूनियन का मतलब है कि संघात्मक है, राज्य होंगे, लेकिन वो राज्य अपने आप को कभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम केंद्र से अपने आप को अलग करते हैं या भारत से हम अपने आप को अलग करके एक अलग देश बनाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन वहां जो यूनियन संघात्मक व्यवस्था है अमेरिका में, जिसे हम फेडरल कहते हैं, तो फेडरल का अर्थ ये होता है, फेडरल का हिंदी में वही अर्थ होगा संघात्मक, लेकिन वहां ये होता है कि राज्य जब चाहे तब केंद्र से अपने आप को अलग कर सकता है। लेकिन हमारे देश में ये व्यवस्था नहीं है। तो केंद्राभिमुख है, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है, बंटवारा देखने को मिलता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं राज्यों में और केंद्र में अलग अलग बंटवारा है। लेकिन आप देखेंगे कि कई बार ये भी देखते हैं कि राज्यपालों का गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसा लगता है। और कई बार ऐसा होता है कि संसद ही कानून बना सकती है हर जगह पर, ऐसी व्यवस्था भी हो जाती है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं कि पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में ही पूरा जो शासन है, प्रशासन है, वो आ जाता है। तो देश आपात स्थिति आ जाएगी। जैसे हम आपात स्थिति की बात करें तो आपात स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग गया, वित्तीय आपात लग गया, तो क्या होता है पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में ही प्रशासन चला जाता है। तो यहाँ पर एकात्मकता भी देखने को मिलती है, समय समय पर ऐसा हो भी सकता है। तो हमारे देश का जो संविधान है वो संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, अर्थात एक तरीके का एक संघात्मक और एकात्मक का समन्वय है, एक मिश्रित रूप है, जो कि बहुत ही खूबी इसकी है। और कई सारे जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो अपने अपने तरीके से हमारे संविधान, भारतीय संविधान को अपने अपने तरीके से बात बताते हैं। अगर हम जेनिंग्स की बात करें, सर आइवर जेनिंग्स, उन्होंने कहा है कि हमारे देश का संविधान केंद्रीय संविधान है, पूरी तरीके से शक्तियाँ केंद्राभिमुख हैं। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। समय समय पर हमारा देश का जो प्रशासन है वो एकात्मक भी हो जाता है, संघात्मक होते हुए भी,
ठीक है, तो संघात्मक है लेकिन एकात्मकता के गुण भी उसके अंदर प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। अगला है एकल नागरिकता। देखिए, संघात्मक जहाँ जिन जिन देशों में संघात्मक व्यवस्था है, तो संघात्मक का मुख्य जो उद्देश्य होता है या मुख्य जो अर्थ होता है वो ये होता है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ क्या है, केंद्र की अलग नागरिकता है और राज्य की, जिस राज्य में हम निवास करते हैं उसकी अपनी अलग नागरिकता है। लेकिन हमारे देश में संघात्मक शासन तो है लेकिन क्या है, दोहरी नागरिकता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। हमारे देश में एकल नागरिकता है, संघात्मक शासन होने के बावजूद भी एकल नागरिकता है, अर्थात देश का कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, किसी राज्य का नहीं। उसकी नागरिकता भारत के आधार पर नापी जाएगी, भारत के आधार पर बोली जाएगी, न कि किसी राज्य के आधार पर। जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी अगर हैं तो हमारी नागरिकता सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, हम भारत के नागरिक बोले जाएंगे, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य के। तो संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है, एकल नागरिकता है। ये हमारे देश की एक खास विशेषता है। वयस्क मताधिकार की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मूल संविधान में, देखिए वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि जहां जहां पर संसदीय शासन है, जहां जहां पर संसदीय शासन है वहां क्या होता है कि जनता क्या करती है, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सरकार का गठन जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। लेकिन ये जो जनता है, ऐसा सारी जनता नहीं कि बच्चे भी वोट डाल दें। इसके लिए एक नियम बनाया गया, मूल संविधान में व्यवस्था ये की गई थी वयस्क मताधिकार की कि जो 21 वर्ष के व्यक्ति होंगे सिर्फ वही सरकार बनाने में शामिल होंगे, अर्थात वही सिर्फ अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें ही सिर्फ मताधिकार दिया गया जिनकी उम्र कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन बाद में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कब 1989 ईस्वी में क्या किया गया, अनुच्छेद 326, जहां पर यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के जो चुनाव हैं वहां पर क्या था कि वोट करने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 326 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। 61वां संविधान संशोधन कब किया गया, 1989 में, और ये 21 वर्ष की आयु को घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो वर्तमान में वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। इस बात को भी आप याद रखिए। और साथ साथ में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, अर्थात वयस्क मताधिकार में मत डालने में, वोट डालने में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न निवास स्थान के आधार पर। तो ये भेदभाव बिना आप क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगली बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। सवाल आपसे ये है कि हमारे देश भारत में सर्वोच्च क्या है। ऑप्शन में देता हूं, संविधान या जनता। तो दोस्तों, मैंने प्रस्तावना का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बात की थी कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च तो है, लेकिन अगर जनता ऑप्शन दिया है तो फिर संविधान की जगह पर जनता सर्वोच्च होगी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संविधान किसके लिए बनाया गया, जनता के लिए बनाया गया ना, तो जनता सर्वोच्च हो गई। लेकिन जनता नहीं दिया है विकल्प में, संविधान दिया है और संसद दिया है, न्यायपालिका दिया है, तो फिर ऐसे में हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च होगा। वो इसलिए सर्वोच्च होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनको शक्तियां कहां से मिलती हैं, हमारे संविधान से मिलती हैं। इसलिए हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। हमारे यहाँ संविधान की छत्र छाया में सभी लोग होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, या जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी के सभी लोग, देश के सभी नागरिक संविधान के दायरे में ही होंगे, संविधान से बाहर नहीं होंगे। और अगर कोई व्यक्ति संविधान से अपने आप को अलग करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो वो फिर अपराधी माना जाता है। तो हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, संविधान है। लेकिन अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च है, ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। इसका मतलब यह है कि संसद जो भी कानून पास करेगी, जो भी कानून बनाएगी, उस पर न्यायपालिका कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए वहां की संसद सर्वोच्च है। इसी प्रकार अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च कैसे है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है, संसदीय व्यवस्था है, वहां भी संसद है, अगर संसद कोई कानून बनाती है
अगर वो असंवैधानिक है, अगर जांच में वो गलत पाया जाता है, तो वहां की न्यायपालिका क्या करेगी, संसद के द्वारा बनाए गए कानून या विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसलिए अमेरिका में कौन सर्वोच्च है, न्यायपालिका, और ब्रिटेन में कौन सर्वोच्च है, संसद। लेकिन हमारे देश भारत में कौन सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। ओके, तो यह भी एक खास विशेषता है हमारे देश के संविधान की। अगली विशेषता है संकटकालीन प्रावधान। तो हमारे देश में 3 प्रकार के संकटकालीन प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या होगा, केंद्र सरकार देश में संकट आपात उपबंध का प्रावधान कर सकती है, आपात लगा सकती है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं भी हमारे देश में लागू होती हैं अनुच्छेद 352 के तहत। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 के तहत अगर देश में या किसी राज्य में जो शासन है, प्रशासन है, वो अगर संवैधानिक दृष्टि से नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये किस अनुच्छेद के तहत, 356 के तहत। तो ये भी एक तरीके का आपात उपबंध है, संकटकालीन अवस्थाओं में ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 360। अगर देश में किसी तरीके की वित्तीय संकट अगर खड़ा हो जाता है, तो ऐसे में भी आपात लगाया जा सकता है, और ये किस अनुच्छेद के तहत, 360 के तहत। तो 3 प्रकार के कुल जो संकटकालीन प्रावधान हैं वो किए गए हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360 में। 3 प्रकार के संकटकालीन उपबंध किए गए हैं, और ये जो आपात उपबंध हैं वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। ओके, अगला जो है 14वां पॉइंट, ग्राम पंचायतों की स्थापना। दुनिया की किसी भी संविधान में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1959 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, और इसमें बात किसकी की गई थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। जो भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती थी वो गांव स्तर पर, निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाती थी। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको पता है कि हमारे देश का जो आधार है वो आज भी गांव है, और गांव अगर विकसित नहीं होंगे तो देश विकसित नहीं हो सकता है। इसी वजह से हमारे देश के संविधान में क्या किया गया था, ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई थी, अर्थात स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और इसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी किया गया था, आर्टिकल 9, 9A, 9B भी जोड़े गए थे। तो ग्राम पंचायतों की व्यवस्था भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, एक प्रमुख विशेषता है। अगर बात करें 15वें पॉइंट की, तो विभिन्न संविधानों का समावेश है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हमारे संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों का समावेश किया गया है, और इसलिए ये भी इसकी एक खास विशेषता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी चीज़ हूबहू वैसे ही नहीं ली गई है, बल्कि कुछ चेंजमेंट भी हमारे देश काल परिस्थितियों के आधार पर उसमें किए गए हैं। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान के जो स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें ली गई, जैसे मूल अधिकारों की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो अमेरिका से, रूस से बात करें तो आपका मूल कर्तव्य लिए गया प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरीके से आपात उपबंध जर्मनी से, संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। तो इस तरीके से कई देशों से हमारे देश के संविधान में बहुत सारी बातों को समावेशित किया गया है। ये भी हमारे देश के संविधान की एक खास विशेषता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको बताने की, और भी कई सारी विशेषताएं हमारे इस भारतीय संविधान की हो सकती हैं जो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? मैंने बहुत प्रयास किया कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।